Hi everyone, my name is Bilal Khan and I'm your trainer for financial reporting and today we are going to learn about compound financial instruments. हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से पेबल थ्रू पीएनएल और पेबल थ्रू ओसीआई के थ्रू जो है फाइनेंशियल एसेट को क्लासिफाई किया जाता है और किस तरह उसकी अकाउंटिंग होती है। तो आज हम जो है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को देखने वाले हैं और इसकी ट्रीटमेंट को देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम फोकस पॉइंट डिस्कस होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर भी, और टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप न्यू टू चैनल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आए शुरू करते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही सिंपल अंदाज में अगर मैं कहूँ कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट नहीं होता, उसमें दो एलिमेंट होते हैं, उसमें इक्विटी एलिमेंट भी होता है, उसमें डेट एलिमेंट भी होता है। आपने अगर मेरी लास्ट वीडियोस देखी हों तो मैंने फाइनेंशियल एसेट पढ़ाते वक्त दो चीज़ों को कवर किया। पहले मैंने इक्विटी को कवर किया, फिर मैंने डेट को कवर किया। यानी कि ऐसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि फाइनेंशियल एसेट्स हैं, या फिर ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो फाइनेंशियल एसेट हैं। तो आज हम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे और इन दोनों को एक तरह से मर्ज कर देंगे। आप ये कह सकते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में उन दोनों कॉन्सेप्ट को अगर आप मर्ज कर दें तो ये आपका कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। ठीक है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि अगर हम एक और चीज़ को रिवाइज कर लें कि इक्विटी में हम देखते थे कि हमारे पास फेल थ्रू पीएनएल होता था और फेल थ्रू ओसीआई होता था, एमोर्टाइज कॉस्ट नहीं होता था। सही है। और डेट के अंदर हमारे पास क्या होता था, तीनों होते थे तकरीबन। हमारा फेल थ्रू ओसीआई भी होता था, फेल थ्रू पीएनएल भी होता था और एमोर्टाइज कॉस्ट भी होता था, और डिफॉल्ट कैटेगरी हमारी फाइनेंशियल एसेट के अंदर फेल थ्रू पीएनएल है। अच्छा, फिर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को फेल थ्रू पीएनएल पे रखते हैं, एमोर्टाइज पे रखते हैं या फिर ओसीआई पे रखते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को समझेंगे, होता क्या है, क्यों होता है, किस तरह अकाउंटिंग होती है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो आए इस चीज को रीड कर लेते हैं, बल्कि इस चार्ट को पहले देख लें, ये इस डायग्राम को। सॉरी, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मैंने कहा इक्विटी होती है और डेट होता है, दोनों चीजें होंगी। डेट इंस्ट्रूमेंट भी होगा इसके अंदर, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी होगा। बैलेंसिंग फिगर जब भी होती है हम इक्विटी को रखते हैं, और डेट के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड यूजिंग मार्केट रेट नॉट इफेक्टिव रेट। मार्केट रेट लेंगे, अगर दोनों इफेक्टिव रेट भी दिया है मार्केट रेट भी दिया है तो आप मार्केट रेट लेंगे, इफेक्टिव रेट नहीं लेंगे। अच्छा, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए मैं क्या बात करने वाला हूं। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के आपको एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको कंपनी ने बोल दिया कि हम आपको कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं जिसमें दो ऑप्शन होंगे, या तो आप चाहें तो उसकी रीपेमेंट ले लें, यानी उसके पैसे वापस ले लें। आपने इन्वेस्टमेंट किए, फॉर एग्जांपल $1,00,000 के आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर खरीदे थे, ये कन्वर्टेबल लोन नोट्स खरीदे थे। तो उसने बोला कि चाहें तो आप 1 साल बाद या 3 साल बाद, जो भी उसका पीरियड है मैच्योरिटी का, आप 3 साल बाद फॉर एग्जांपल वो पैसे 1 लाख वापस ले लें जिस तरह से नॉर्मल डेट के ऊपर होता है। और चाहें तो एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन या रीपेमेंट आप उसको कन्वर्ट करा लें इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, यानी कि शेयर्स के अंदर, यानी कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लें, रीपेमेंट के बजाय हमारी कंपनी के उन्हीं पैसों से शेयर्स परचेज कर लें। तो इससे क्या हुआ कि उस कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की या कन्वर्टेबल डिबेंचर की या फिर कन्वर्टेबल लोन नोट्स की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि उसमें एक कन्वर्टेबल ऑप्शन अटैच हो गया कि आप चाहें तो इक्विटी में कन्वर्ट करा लें या हमारे शेयर्स परचेज कर लें। इस वजह से इसके अंदर दो चीजें होती हैं, इक्विटी और डेट। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आए इसको रीड करते हैं, यहाँ पे भी तकरीबन वही बातें लिखी हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको लेमैन में समझा दी है। A compound instrument is a financial instrument that has a characteristic of both equity and liability, such as convertible loan. A convertible loan has the following characteristics. Convertible loan कह लें, convertible debt कह लें, एक ही बात है। It is repayable at the lender's option, जिसने पैसे दिए हैं, in shares of the issuing company instead of cash. Repayment नहीं कर रहा, बजाय इसके उसके शेयर्स परचेज कर रहा है। सही है। और ये ऑप्शन किसके पास होता है, जो पैसे दे रहा है, लेंडर दे रहा है। फाइनेंशियल एसेट के केस में आपके पास ये ऑप्शन होगा, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप चाहें तो शेयर्स में कन्वर्ट करा लें।
द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज फिक्स्ड एट द इंसेप्शन ऑफ द लोन। ये बातें सारी पहले ही हो जाएंगी, एग्री हो जाएगा कितने शेयर्स में हम कन्वर्ट करा सकते हैं, कितने शेयर्स में हम कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं, कितनी रिपेमेंट होगी, ये सब चीजें शुरू में ही एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसाइड हो जाएगा। द लेंडर विल एक्सेप्ट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट बिलो द मार्केट रेट फॉर नॉन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। कह रहा है कि लेंडर उस इंटरेस्ट रेट पे करेगा ये अग्रीमेंट जो कि बिलो मार्केट रेट होगा फॉर नॉन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। नॉन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट जो कि नॉर्मल सिंपल प्लेन आप कह लें, जैसे प्लेन नान होता है ना, प्लेन नान और गार्लिक नान होता है, समझ लें कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक तरह का गार्लिक नान है, इसमें गार्लिक ऐड हुआ हुआ है। इसी तरह जो प्लेन नान होता है उसमें गार्लिक नहीं होता। प्लेन नान की पैसे कम होते हैं हमेशा, ठीक है, सस्ता होता है। जो गार्लिक नान होता है वो हमेशा थोड़ा सा महंगा होता है। तो वही बात है इसके अंदर भी। तो जो नॉर्मल लोन नोट्स है जो कि जिसमें कन्वर्टेबल ऑप्शन अटैच नहीं है, उसके अंदर उसका मार्केट रेट भी कम होगा, और जो कन्वर्टेबल होगा उसका मार्केट रेट ऊपर से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक एडिशनल चीज भी अटैच है, एक एडिशनल ऑप्शन भी अटैच है। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। द लेंडर विल एक्सेप्ट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट बिलो द मार्केट रेट फॉर नॉन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि कन्वर्ट नहीं हो सकते। As the lender is allowing the company a discount rate in return for the potential issue of equity, these convertible instruments are accounted for using split accounting, recognizing both their equity and liability components। हमें दोनों पे काम करना पड़ेगा। इसको बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। तो इतनी वर्डिंग, इतने थोड़ी सी गाढ़ी वर्डिंग है जो मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। There is a liability or debt element as the issuer has the potential obligation to deliver cash। आपने सिंपल क्या करना है, जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाई है कि आपने डेट को कैलकुलेट कर लेना है, बैलेंसिंग फिगर इक्विटी को रख देना है। वो किस तरीके से होगा, जैसे मैंने कहा कि मैं एग्जांपल में समझा दूंगा। तो इधर भी यही बात लिख रहा है कि यहाँ पर हम द इश्यूअर हैज अ पोटेंशियल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, तो हमने यहाँ डेट एलिमेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। देयर इज आल्सो एन इक्विटी एलिमेंट एज द इन्वेस्टर में चूज टू कन्वर्ट द लोन इनटू शेयर्स इंस्टीड। सही है। The accounting for a loan for a convertible loan falls into two stages, initial and subsequent measurement। सही है जी। कोई भी आपके क्वेश्चंस हों, क्यूरीज हों, आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें इनिशियल रिकग्निशन जैसे कि मैंने कहा बहुत ही सिंपल है कि जो मैं कराने वाला भी हूँ आपको, और मोस्टली आपके इनिशियल रिकग्निशन ही आएगी एग्जाम के अंदर। The liability is measured at a fair value, at its fair value. The fair value is the present value of the future cash flows, interest and capital discounted using the market rate। मैंने ऑलरेडी बता दिया। Of interest for non-convertible debt instruments। Non-convertible debt instrument का interest rate market rate उठाना है आपने। The equity element is equal to the loan proceed less the calculated liability element, यानी कि बैलेंसिंग फिगर होगा। अच्छा, इक्विटी तो बैलेंसिंग हो गया, लाइबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो गई, यहाँ तक बात पहुंच गई। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में आपने उसी तरीके से कैलकुलेशन होगी जैसे अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल के अंदर हम कर रहे होते थे, क्योंकि डेट होगा, जो बचेगा वो डेट है, प्रेजेंट वैल्यू हमने डेट की निकाली है, तो उसी पे अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल को अप्लाई करेंगे, क्योंकि जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मोस्टली किस पर जा रहे होते हैं, वो अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल पे ही क्लासीफाई हो रहे होते हैं। The liability is measured at amortized cost, कैसे इनिशियल वैल्यू प्लस मार्केट इंटरेस्ट रेट माइनस इंटरेस्ट पेड, ये उसी चीज की बात कर रहा है जो हमने amortized cost मॉडल में अप्लाई किया था। The equity is not remeasured and remains at the same value on the statement of financial position until the debt is redeemed। सही है, उसी जगह पड़ी रहेगी, बैलेंसिंग फिगर पड़ी रहेगी जब तक के मैच्योरिटी की डेट नहीं आ जाती। होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर हियर। अच्छा, ये हमने थोड़ी इसकी कैलकुलेशन की बात कर ली जो कि आपके एग्जाम के अंदर भी आने वाली है। तो सिनारियो के अंदर आपने देखना है कन्वर्टेबल डिबेंचर है, सारा इफेक्टिव रेट का आपने जो है ख्याल रखना है, मार्केट रेट का आपने ख्याल रखना है कि और किस तरीके से इक्विटी को बैलेंसिंग फिगर लेना है। ये मैं आपको वैसे कराऊंगा एग्जाम्पल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो उसकी इन सब चीज़ों का अपने ख्याल रखना है, और बहुत ही टेक्निकल होता है ये, एटलीस्ट एट F7 लेवल, तो आपने काफ़ी ख्याल से इसको लेके चलना है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स थोड़ा सा और मजीद डिटेल दे रहा है, ये हम जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। एन एंटिटी इशू अ बॉन्ड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग मजीद हो जाएगी, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे। द बॉन्ड होल्डर हैज़ द प्रोस्पेक्ट ऑफ एक्वायरिंग चीप शेयर्स। अच्छा, फ़ायदा क्या होगा कन्वर्टेबल डिबेंचर का? क्या होगा, सस्ते शेयर मिल जाते हैं, जो नॉर्मल मार्केट प्राइस चल रही है उससे सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, एक तरह से रेट भी लॉक हो जाता है, प्राइस लॉक हो जाती है, क्योंकि आपने जब कन्वर्टेबल डिबेंचर खरीदा
तो सर्टेन प्राइस पे आपने बोला कि भाई इतने पे मैं कन्वर्ट कराऊंगा, तो एक तरह से उधर हेजिंग भी हो जाती है आपकी। तो आप उस कंपनी के इक्विटी होल्डर यानी शेयर होल्डर भी बन सकते हैं, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रीमियम बॉन्ड भी होता है। इन एन एंटिटी बिकॉज द टर्म्स ऑफ कन्वर्जन नॉर्मली क्वाइट जेनरस, देखा मैंने कहा कि थोड़ा सा अच्छे टर्म्स होते हैं इसके अंदर, ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा होता है। इवन इफ द बॉन्ड होल्डर वांट्स कैश rather than shares, then the deal may still be good, सही है, कैश में कन्वर्ट कराना चाहिए तब भी फ़ायदा है। On maturity, the cash-hungry bond holder will accept the conversion and then sell shares on the market for a profit. सस्ते पे आपने कन्वर्ट कराए और महंगे करके बेच दिए, जैसी प्राइस बढ़ी तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली रेट यहाँ पर लॉक होता है। In exchange for this potential profit through, the bondholder normally have to accept a rate of interest below the market rate and will have to wait some time before they receive the shares that form a large part of their return. There is also risk that the entity's shares will underperform, making the eventual conversion unattractive. दोनों साइड से जैसे मैंने कहा हो सकता है। A compound financial instrument must be split into its component part. A financial liability हम already पढ़ चुके हैं, an equity instrument, the option to convert into shares. These must be shown separately in the financial statements. That में जाएगा इक्विटी में जा रहा होता है। इसको जब हम लॉन्ग जो क्वेश्चन होते हैं FR के, उसके अंदर भी इसको सेपरेट कर रहे होते हैं, एक हमारा अलग रिजर्व होता है, उधर इसको क्लासीफाई कर रहे होते हैं। जब मैं आपको कराऊंगा इन वीडियोस के अंदर, तो वीडियो को फॉलो करते रहिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें इसमें बता रहा हूँ। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी एग्जाम्पल पर जा रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो को मिस बिल्कुल भी नहीं करना आपने इसको देखने के बाद। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। आई विल बी हेयर विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।